नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के प्रभाव के विशेष संदर्भ में भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषय के अंतर्गत भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव अथवा यह कहें ब्रिटिश विरासत के रूप में वर्तमान भारतीय प्रशासन अथवा ब्रिटिश शासन पर ब्रिटिश शासन का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव अथवा ब्रिटिश विरासत के रूप में भारतीय प्रशासन। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश शासन की विरासत मानी जाती है, क्योंकि सन 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय हमने ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को यथावत स्वीकार किया, जिसमें बहुत कम संशोधन या परिवर्तन किए। 200 वर्षों तक निरंतर विकसित और परिवर्तित भारतीय प्रशासन जो ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश कानूनों के अंतर्गत या उनके माध्यम से नियंत्रित था, वो वर्तमान में रूपांतरित स्थिति में ये आज भी है। इस दौरान जो परंपराएं या जो प्रक्रियाएं विकसित हुई, उनका प्रभाव आज भी हमारे भारतीय प्रशासन तंत्र पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इन प्रभावों में मुख्यतः प्रभाव हैं निम्नांकित है। पहला बिंदु है अखिल भारतीय सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। वर्तमान जो भारतीय प्रशासन की जो मुख्य प्रशासनिक सेवाओं को, जिनको हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये और अन्य प्रशासनिक सेवाएं, ये ब्रिटिश शासनकाल की देन है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत प्रशासन संचालन के लिए स्थापित इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस और अन्य जो अखिल भारतीय सेवाएं थी, उनकी शुरुआत थी, वो आज भी रूपांतरित स्थिति में विद्यमान है। आज इन सेवाओं के अधिकारी भारत में कहीं भी अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं। प्राधिकार की दृष्टि से ये अधिकारी अधिक सशक्त, सुदृढ़ और मजबूत होते हैं। विशेषज्ञ सेवाओं, राज्य सेवाओं के अधिकारी इनके अधीन कार्य करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको IAS, भारतीय पुलिस सेवा जिनको IPS, भारतीय वन सेवा जिनको IFS कहते हैं, वो कार्यरत है। ये रूपांतरित स्थिति में भारतीय प्रशासन पर यह ब्रिटिशकालीन प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता है सचिवालय व्यवस्था। सचिवालय वह प्रशासनिक संगठन है जिसमें राज्य मंत्री और सचिव, प्रशासनिक अधिकारी और अनेक कार्मिक पद स्थापित होते हैं। सचिवालय का मतलब सचिव प्लस आलय। जहाँ सचिवालय सचिवों का घर या सचिवों का दफ्तर होता है, वो राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर अनेक सचिवालय होते हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिवालय और राज्यों में राज्य सचिवालय प्रवर्तित होते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में विकसित सचिवालय आज भी नीति, कानून और कार्यक्रम और नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, अंग है, स्थान है, जो मुख्यतः मंत्रियों और उनके परामर्शदाता के रूप में सचिवों का कार्यालय के रूप में कार्य करता है। और ये विरासत के रूप में हमें ब्रिटिशकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का ही पार्ट देखने को मिलता है। तीसरा बिंदु है नौकरशाही की कठोर कार्यप्रणाली। वर्तमान में नौकरशाही की जो कठोर कार्यप्रणाली परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, वो ब्रिटिश शासनकाल की ही देन है। प्रशासनिक कृत्यों की पूर्ति के लिए कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं की जो कठोरता या फाइल व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई। चूँकि अंग्रेज अधिकारी भारतीय आम जन को झूठा या जाहिल समझकर वो प्रताड़ित करते थे। अनेक प्रशासनिक कार्यों को लंबे चौड़े फॉर्म, शपथ पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र अथवा यह कह राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से नोटिफिकेशन करा के उसको करवाना चाहते थे। ये भी कहें कि गजट का प्रकाशन जो 18 जनवरी 1864 में हुआ, वो भी ब्रिटिश काल की ही देन थी। शब्द कहें कि नौकरशाही की कठोर वर्तमान कार्यप्रणाली का बहुत बड़ा हिस्सा जो वर्तमान में है, वो ब्रिटिश काल के प्रभाव से संचालित होता है। अगला बिंदु है कि संघीय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत एक विशाल समूह के रूप में पुरोने में अंग्रेज सफल हुए। उन्होंने शासनिक, प्रशासनिक और शांति व्यवस्था की दृष्टि से शासन करने के लिए जो उपाय, जो व्यवस्थाएं, जो कार्मिक तंत्र चाहिए था, वो स्थापित करने का प्रयास किया। एक समान कानून, कठोर अनुशासन और सामाजिक सुधार, अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि इस कार्य में सहयोगी रही। शासन संचालन का केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर विभक्तिकरण और उसके साथ ही महत्वपूर्ण जो विषय केंद्रीय
सूची में रखना, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या वैदेशिक संबंध, रेलवे, डाक, दूरसंचार और प्रांतीय स्तर के विषय प्रांतीय सरकारों को देना, और समवर्ती सूची में उन विषयों को जो केंद्र और राज्य दोनों को समावेश दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। ये भी परिलक्षण 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिखाई दिया, जो सामान्यतः ब्रिटिश का शासनकाल की ही देन थी। अगला बिंदु है प्रशासनिक अनामता गोपनीयता। वर्तमान में भारतीय प्रशासन एक अनामता की दृष्टि, गोपनीयता की दृष्टि से कार्य करता है। ये भी ब्रिटिश शासनकाल की देन है अथवा ब्रिटिश विरासत के रूप में प्राप्त है। लोक प्रशासन में निष्पादित होने वाले कार्यों, कर्मचारियों, अधिकारियों को निजी कार्य नहीं बल्कि सरकार के कार्य करने होते हैं। अतः अनामता का सिद्धांत प्रचलित है। लोक सेवक ना तो सरकारी संपत्ति को अपना समझते हैं, ना ही उस पद से अधिक स्वयं के नाम को महत्व देते हैं। हम यह कहें, सन 1923 के जो निर्मित जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत सरकारी सूचनाएं गुप्त आम जनता के मध्य उजागर नहीं हो, इसका प्रावधान भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत भी किया गया। ये सभी व्यवस्थाएं ब्रिटिश शासनकाल की विरासत के रूप में प्रचलित रही है। कमेटी अथवा समिति व्यवस्था भारत की शासकीय प्रशासकीय कार्यों को पूरा करने, जांच करने, संशोधन, अनुशंसाएं इत्यादि के लिए आवश्यक होने पर विशेषज्ञों से युक्त समिति कमेटी बनाने की जो प्रणाली वर्तमान में है, वो ब्रिटिश परंपराओं का परिणाम है। संसद, राज्य विधानमंडल, मंत्रालयों, कार्यालयों, संगठनों की आवश्यकता अनुसार एक छोटी छोटी कमेटी या समिति स्थायी बना दी जाती हैं, जो कार्य प्रशासन की दृष्टि से कार्य को सुगमता प्रदान करती है। ये समिति व्यवस्था भी ब्रिटिश विरासत के रूप में वर्तमान में प्रचलित है। अगला बिंदु है जिला प्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के शाह आलम से दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद राजस्व एकत्रीकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया और सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने सन 1772 में बंगाल के कलेक्टर का पद सृजित किया, जो राजस्व एकत्रीकरण करने वाला पद था। कालांतर में इसको समाप्त करने के बाद 1781 में पुनर्जीवित किया और राजस्व एकत्रीकरण के अधिकार के साथ साथ कलेक्टर को दंडनायक शक्तियाँ भी धीरे। आज वर्तमान में जो कलेक्टर का पद है, वो राजस्व प्रशासन के साथ साथ शांति व्यवस्था, विकास और कार्यों को करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जिला प्रशासन के रूप में ब्रिटिश शासनकाल के समय भी और वर्तमान में भी केंद्र और राज्य के सभी जनोपयोगी विभागों के कार्यालय जिला स्तर पर देखने को मिलते हैं, जो न केवल व्यक्तिगत प्रशासन का पर्याय बनते हैं, बल्कि प्रशासनिक कार्यों के एक समुचित निर्वहन का एक माध्यम और व्यवहारिक इकाई के रूप में भी देखने को मिलते हैं। ये भी जिला प्रशासन के रूप में, ये ब्रिटिश विरासत के रूप में हमारे सामने है। राजस्व प्रशासन राजस्व तंत्र को संचालित करने के लिए वित्त एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः सरकार द्वारा आरोपित करों को संग्रहित करने, राजस्व को संचालन के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कृषि से संबंध राजस्व एकत्रीकरण करने की व्यवस्था दी, जो 1786 में सर्वप्रथम बंगाल में राजस्व मंडल बोर्ड की स्थापना हुई और स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश राज्यों में राजस्व मंडल वैधानिक स्वतंत्र निकाय के रूप में जो कार्यरत है, जो जिला कलेक्टर, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व एकत्रीकरण, भूमि के संदर्भ के और विधिक भू राजस्व के विवादों के निस्तारण के लिए उपयोगी भूमिका अदा करते हैं, वो सब ब्रिटिश शासनकाल की विरासत के रूप में वर्तमान में कार्य करते हैं। पुलिस प्रशासन भी हम कहें कि महत्वपूर्ण दृष्टि से ब्रिटिश शासनकाल की विरासत के रूप में आज भी रूपांतरित स्थिति में सामने दिखाई देता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन के दो मुख्य उद्देश्य थे। भारत में प्रथम तो राजस्व कच्चा माल संग्रहित कर इंग्लैंड भेजना, दूसरा शासन व्यवस्था संचालन के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना। अतः इन संदर्भों को पूरा करने के लिए 1808 में पुलिस अधीक्षक पद सृजित किया गया और 1860 में पुलिस आयोग की अनुशंसा पर पुलिस अधिनियम 1861, जो वर्तमान तक प्रचलित और व्यवहारिक रूप से आज भी लागू है, वो ब्रिटिश विरासत की देन है। सेना पुलिस के कार्यों को पृथक्करण, पुलिस अधीक्षक को जिला कलेक्टर के अधीन पदस्थापित कर पुलिस महानिरीक्षक का उच्च पद भी ब्रिटिश प्रशासन की ही देन या विरासत के रूप में वर्तमान में है। वित्तीय प्रशासन आय और व्यय के वार्षिक लेखे जो को बजट कहा जाता है और भारत में बजट या वित्तीय वर्ष की जो समयावधि है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निश्चित की है। ये ब्रिटिश काल की देन है। ब्रिटिश
काल के परिणाम स्वरूप ही बजट निर्माण की प्रक्रिया, सरकारी लेखों का संधारण, बजट की स्वीकृति, निष्पादन, अंकेक्षण की प्रक्रियाएं ब्रिटिश परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटिश शासन के समय ही भारत में वित्तीय संस्थानों का केंद्रीकरण हुआ। 1833 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रांतों की लोक सेवाओं के पदों, वेतन भत्तों की स्वीकृति का अधिकार दिया गया। इस प्रकार जो वित्तीय प्रशासन का वर्तमान स्वरूप जो आज भारत में देखने को मिलता है, बहुत कुछ ब्रिटिश शासनकाल की विरासत के रूप में आज भी विद्यमान है। और अंतिम है स्थानीय सुशासन या स्थानीय प्रशासन। भारत में संघीय प्रांतीय व्यवस्थाओं की जो व्यवस्था है वो 1909 से 1919 और 1935 के शासन अधिनियम में देखने को मिली। और ये भारतीय शासन व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं को सुचारू रूप से संचालित करने, ग्राम पंचायतों को शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान ब्रिटिश शासनकाल में देखने को मिला। स्थानीय शासन की महत्ता को समझते हुए ब्रिटिश शासकों ने 1864 में मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों में पंचायतों को न्याय पंचायत का वैधानिक अधिकार दिया। 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। और 12 मई 1882 में लॉर्ड रिपन ने, जो भारतीय स्थानीय सुशासन के जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की। रिपन के प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। 1909 में विकेंद्रीकरण आयोग द्वारा ग्राम, स्थानीय, जिला स्तर की त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं की अनुशंसा की गई। इस प्रकार भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासनकाल का प्रभाव बहुत संदर्भ में परिलक्षित होता है। चाहे वो न्यायिक क्षेत्र में दीवानी फौजदारी मामलों का पृथक्करण हो, सर्वोच्च, उच्च, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की बात हो, ये सब ब्रिटिश शासन की देन है। भारत में आज भी विद्यमान है। आज भी भारतीय लोक प्रशासन में प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, भूकंप, आगजनी, अकाल, महामारी, अन्य संकटकालीन परिस्थितियों में सर्वाधिक कुशल प्रशासन तंत्र दिखाई देता है। ये भारत में बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक संदर्भ हैं जो ब्रिटिश शासनकाल के समय थे और रूपांतरित स्थिति में आज भी विद्यमान हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ही विधि का शासन, संसदीय लोकतंत्र, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा या वितरण दिखाई देता है। धन्यवाद।